यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नया सेशन। यहां पर सेशन है टॉप 10 हायर एजुकेशन क्वेश्चंस फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम अब बस परसों है, 18 जून को आपका एग्जाम है। तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ कुछ और सवाल शेयर करने चाहिए, एंड तक शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आपको कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार सीखने को इसी प्रकार मिलता रहे। तो सबसे पहले गाइज वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ओके, और आपने एक एक करके जो है सारी की सारी चीजें अब रिवाइज करते चलना है, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करता हूं आज के कुछ सवालों की, तो कुछ सवाल हैं हायर एजुकेशन के, क्योंकि हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल जरूर आते हैं। ओके, और सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको हर तरीके से आइडिया होना चाहिए। तो आज मैं असर्शन रीजनिंग के भी कुछ सवाल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो हायर एजुकेशन के कुछ बेहतरीन से सवाल होंगे, राइट। हायर एजुकेशन के कुछ बेहतरीन से सवाल होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 नंबर का ये सेशन होगा। आपने पता लगाना है कि आपके कितने नंबर बनते हैं और आप क्या इस बार सच में डिजर्व करते हैं देश का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। पहला सवाल, बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी, है ना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी 1953 significantly impacted the higher education in India. और यूजीसी एम्ड टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट हायर एजुकेशन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स। वो असर्शन है, ये रीजन है, और ये इसकी हिंदी है। हर बच्चा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ट्राई करे और राइट आंसर देने की कोशिश करता चला जाए। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबडी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबडी। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, आप भी हो, मैं भी हूं, और यहां पर माहौल भी पूरा पूरा है। जल्दी से गाइस एवरीबडी, शाबाश। सही गलत के मायने अभी भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। जी हाँ। और अगर मैं इस सवाल का सही जवाब आपको बताता हूं, तो राइट आंसर है इसका एब्सोल्युटली ए पार्ट। असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं, और जो रीजनिंग है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब समझिए, आपको पता है कि यूजीसी जो है 1953 में आया था, और इसका मेन मकसद ही यही था कि ये हायर एजुकेशन के स्टेटस को बढ़ावा दे। बिल्कुल ठीक है। अब इसका रीजन ये दिया गया कि यूजीसी ने एम किया कि वो प्रमोट करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा हायर एजुकेशन को, और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो यही तो बात है। सबसे पहली वाली बात में हमने कहा कि वो इंपैक्ट करता है हायर एजुकेशन को इन अ पॉजिटिव वे, अपलिफ्ट करेगा उसका स्टैंडर्ड। और दूसरे वाले में भी यही कहा कि कोऑर्डिनेट करेगा और साथ मिलकर जो है काम करेंगे यूजीसी और हायर एजुकेशन के लिए, और बढ़िया तरीके से चीजों को आगे लेकर जाएंगे। सो एब्सोल्युटली राइट सर, ए और बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी 1953 सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डाला है हायर एजुकेशन पे। क्रिएट करेंगे, प्रमोट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, एजुकेशन के साथ, और जो टास्क विद मेंटेनिंग, जी हाँ, मेंटेनिंग दी स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। मतलब उनका हमेशा से मकसद रहा है कि एजुकेशन की क्वालिटी, खासकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आगे बढ़ाना, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, ताकि जो है हम ज्यादा बच्चों को वहां पर मतलब बुला पाए, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा पाए, और अल्टीमेटली हमारे देश का जो है कहीं ना कहीं उद्धार हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन एजुकेशन टर्म्स, राइट, हायर एजुकेशन टर्म्स। दैट्स वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी has played a crucial role in providing education to a diverse group of learners. Open universities follow non-conventional learning methods including distance education. बताएंगे सर। भाई ओपन एजुकेशन का ओपन यूनिवर्सिटीज ने बहुत ही क्रूशल रोल निभाया प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स में। ओपन यूनिवर्सिटी फॉलो किया है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, ताकि वो इंक्लूडिंग द डिस्टेंस एजुकेशन ऑल्सो। ये इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए सभी बच्चे। यस, राइट आंसर्स आने चाहिए गाइस सभी के। वेरी गुड।
ओके, हिंदी है आपके सामने। ओपन यूनिवर्सिटीज फॉलो करते हैं नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, लर्निंग मेथड्स इंक्लूडिंग डिस्टेंस एजुकेशन, और असर्शन कहता है ये। इसका राइट आंसर है बेटा ए पार्ट। बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओपन यूनिवर्सिटीज जब बनाई गई थी उनका मेन मकसद ही यही था कि हम उन लोगों तक पहुंचे जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है ना। जो बच्चा एक किसी रिमोट एरिया में रहता है लेकिन उसको पढ़ना है तो वो नहीं जा सकता, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन, या फिर किसी और रीजन से वो पढ़ने नहीं जा सकता तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का ओपन यूनिवर्सिटीज का जो है खोले गए। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटीज ने वो रीच कैसे होगी, वो रीच तभी तो होगी जब वो नॉन कन्वेंशनल तरीकों को यूज करेंगे। अगर वो कन्वेंशनल तरीकों को यूज करते हैं तो बच्चे को वहां जाके पढ़ना पड़ेगा, तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन का फायदा क्या हुआ, है ना। तो यहां पर उन्होंने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को इस्तेमाल किया, मेथड्स को इस्तेमाल किया, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन है। तो इस वजह से जो है ओपन यूनिवर्सिटीज जो है यहां पर क्रूशियल रोल निभाया उन्होंने कि उन लोगों को भी एजुकेशन मिल सके जो कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स है। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आइए बिल्कुल सही, यहां पर देखिए इसको। हाँ जी, ओपन यूनिवर्सिटीज ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू डाइवर्स। ओपन यूनिवर्सिटी डिजाइन करती हैं एजुकेशन टू इंडिविजुअल हु मे नॉट हैव एक्सेस टू द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग सच एज फुल टाइम ऑन कैंपस। जो बच्चे फुल टाइम एजुकेशन नहीं ले पाते, जो बच्चे ऑन कैंपस जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को इसके अंदर लाया गया है और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स का इसमें बारंबार इस्तेमाल किया गया है ताकि चीजें बहुत ज्यादा रीच में रहें उन लोगों के जिनकी रीच से एजुकेशन बाहर थी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग मेथड्स, बताएंगे सर। प्राइमरी फोकस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग मेथड्स, यस। जल्दी से कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए गाइस। ओके, कोशिश राइट आंसर की सभी बच्चे करेंगे, राइट आंसर्स देने की कोशिश होनी चाहिए गाइस। ओके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल अप्रोचेस, एक्सपेरिमेंटल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, और वेस्टर्न फिलोसफिकल फ्रेमवर्क। ओके, सभी के आंसर्स आ रहे हैं गाइस। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग मेथड्स। बिल्कुल सही है गाइस। अगर मैं इसकी बात करता हूं, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ओरिएंटल लर्निंग थी वो काम करती थी ट्रेडिशनल और कल्चरल अप्रोचेस पर। कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो ओरिएंटल लर्निंग थी वो ये कहती थी कि आपका पास्ट क्या था, है ना, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में। मतलब बेसिकली वो पास्ट के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। कल्चरल अप्रोचेस जो है उनकी ज्यादा होती थी। और कन्वेंशनल की बात करता हूं तो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे एनईपी से पहले की, मतलब किताबें, बुक्स एंड ऑल दैट, और नॉन कन्वेंशनल जो हम अब पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो ओरिएंटल लर्निंग की अगर मैं बात करता हूं तो इनका मेन फोकस यही था कि एक इंसान को कैसे सोसाइटी में अपने आप को अपलिफ्ट करना है, कैसे उसके ट्रेडिशंस होंगे, कैसे उसकी कल्चरल अप्रोचेस होंगी, इसके बारे में ओरिएंटल लर्निंग का मेन फोकस रहता था, प्राइमरी फोकस रहता था इन मेथड्स का। देखिए, प्रायोरिटाइज करते थे ट्रेडिशनल एंड कल्चरल अप्रोचेस टू एजुकेशन। ये मेथड ड्रॉ करते थे रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ ईस्टर्न सोसाइटीज, incorporating values, philosophies, practices that have been traditionally passed down through the generations. Rather than being the primarily driven by technology, Oriental methods often emphasize a holistic view of education that integrates cultural wisdom and values. ये ना केवल सिर्फ टेक्नोलॉजी को फॉलो करते थे बल्कि ये एक ओवरऑल सिनेरियो, एक कंप्लीट सिनेरियो एजुकेशन का लेकर आना चाहते थे, जहां पर बच्चे को पहले का क्या था, अभी का, है ना, क्या है, और किस तरीके से विद द टाइम चीजें इवॉल्व हुई हैं, उसके ऊपर जो है, ट्रेडिशनल के ऊपर, कल्चरल के ऊपर जो है ओरिएंटल लर्निंग काम किया करती थी। राइट आंसर था इसका बी पार्ट। +2 आप सभी को मिलने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स, इनमें से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स कौन सा है, बताएंगे गाइस सभी लोग, शाबाश। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स कौन सा है? इज इट क्रिएटिव राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पॉटरी मेकिंग, या फिलॉसफी? प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा।
ओके चलिए, दैट्स वेरी गुड। +2 आप सभी के आने चाहिए, राइट आंसर्स की कोशिश सभी की होनी चाहिए गाइस, दैट्स सुपर्ब। ओके, दैट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब। राइट आंसर है इसका गाइस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स होता क्या है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स क्या होता है? ये एक तरीके की स्किल लर्निंग होती है जिससे इंसान अपने आप को और ज्यादा स्किलफुल बना सकता है और ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सकता है। करेक्ट बात है। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इससे उसका कौन सा स्किल निखरेगा? इससे उसका स्किल निखरेगा कि वो जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आ जाएगी, जब वर्ड आ गया यहां पर मैनेजमेंट, तो यहां पर वो क्या सीखेगा? प्लानिंग सीखेगा, है ना। यहां पर वो क्या सीखेगा? डायरेक्टिंग सीखेगा, ऑर्गेनाइजिंग सीखेगा। तो ये सारी के सारे जो है मैनेजमेंट के वो सारे जो है हथियार जो है अच्छे तरीके से सीख लेगा, अस्त्र शस्त्र जो है उसके पास आ जाएंगे मैनेजमेंट के। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स का, कि अपने प्रोफेशन में, है ना, अपने प्रोफेशन में उस स्किल को डेवलप करके वो बहुत अच्छा कर पाएगा। दैट इज व्हाट प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स इज ऑल अबाउट। एंड अमंग दीज 4 ऑप्शंस, project management is the best described option that will help a aspirant to develop its managerial skills, including the planning, organizing, directing, controlling, so that it will be a better option for him to go into the society and perform in a much better way, right? So this is the right answer. Answer is B part, project management. Okay, चलिए next question ये हो गया। okay, Which of the following is an example of non-conventional learning? सर इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ओरिएंटल लर्निंग से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन सवालों को करते समय। बताइए सर इस सवाल का राइट आंसर, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। जल्दी से गाइस कोशिश करेंगे राइट आंसर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग मेथड? यस, ओके राइट आंसर, जी हाँ, ऑनलाइन को नॉन कन्वेंशनल व्हाट जो हम अभी कर रहे हैं, दैट इज अ नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग। ओरिएंटल का मैंने आपको बताया फोकस इज ऑन द कल्चरल एंड दी ऑल दीज थिंग्स, है ना, योर पास्ट, योर हिस्ट्री, योर कल्चर्स। कन्वेंशनल जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, रट्टू तोता बनते आ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, फेल हो रहे थे, पास हो रहे थे। नॉन कन्वेंशनल इज ऑल अबाउट दैट विल गिव यू अ व्हाट यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी देने का तरीका है। ऑनलाइन कोर्सेज विद इंटरैक्टिव सिमुलेशंस जो हम अभी आपके साथ यहां पर कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप वहां पर इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और आपको उसके आंसर मिल सकते हैं। दैट इज व्हाट अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग मेथड इज ऑल अबाउट। लेक्चर बेस्ड क्लासरूम इज व्हाट यू कैन से कन्वेंशनल हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोचेज अप्रेंटिसशिप, दैट इज व्हाट another thing, memorization and based assessment, this is also a conventional method of learning. So non conventional में जो कि बिल्कुल flexible है, बेसिकली नॉन कन्वेंशनल इज व्हाट, अगर मैं इसको एक वर्ड में बताऊंगा, दैट इज अ स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच, है ना, दैट इज अ स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर जो है यहां पर फोकस रखा गया था। स्टूडेंट यहां पर मेन था। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, कन्वेंशनल की बात करते हैं या एंशिएंट एजुकेशन की बात करते हैं, वहां पर गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा, पाइवोटल रोल दिया गया था। यहां पर भी टीचर इंपॉर्टेंट है ना, मैं अपनी इंपॉर्टेंस या अपने साथी टीचर्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं करूंगा, लेकिन अब यहां पर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ाई को डिजाइन करा जा रहा था। टीचर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट का यहां पर मेन अप्रोचेस थी, मतलब उनको मेन ध्यान में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, ध्यान रखिएगा, एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? बताएंगे सर। ये तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता यार आपका, जहां तक मुझे लगता है ये तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता जहां तक मेरी जानकारी है यार। ओके ओके, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट सर। द कर्ता धर्ता ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसका भी आंसर बच्चे जो है यूजीसी दे रहे थे या पता नहीं इग्नू दे रहे थे। भाई वो डिस्टेंस लर्निंग की बात थी, वो डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड था, दैट इज डीईबी। यहां पर बात हो रही है हमारे फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेटिंग
द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसका करता धरता था यूजीसी। 1956 का ये एक्ट था जिसने जो है हायर एजुकेशन को एक अलग अलग मुकाम दिया, और इनका फोकस हमेशा यही था कि हिंदुस्तान के अंदर इनफैक्ट ग्लोबली कनेक्ट करके, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को ग्लोबली भी कनेक्ट करके एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, एक अच्छा हायर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। उसका मेन फोकस था किसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 एक्ट 1956। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। रिस्पॉन्सिबल थी कि पॉलिसीज बनाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे डेवलपमेंट हायर एजुकेशन की। यूजीसी फंक्शन करता है एज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन और प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, क्वालिटी बढ़ानी है, ओके, क्वालिटी देनी है, करेक्ट। क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं है, क्वालिटी के ऊपर फोकस है। और यहां पर ग्लोबली इंटरैक्ट करना भी इन्हीं का काम था, ग्लोबली एक लाइजन बनाना है ना, एक कॉन्टैक्ट बनाना, वो भी इनका ही काम था। सो यूजीसी इज वेरी वेरी UGC plays a very crucial role। चलिए, हाउ कैन दी नेचुरल एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी एनवायरमेंटल एजुकेशन, बताएंगे सर। इस सवाल का जवाब देगी पूरी जनता जल्दी से, और राइट आंसर देने की कोशिश होनी चाहिए यार। जी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं, जी हाँ, यहां पर मैंने आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आएगा तो आपके दिमाग में पहली घंटी बजनी चाहिए अवेयरनेस एंड नॉलेज की। यहां पर जब भी एनवायरमेंट के ऊपर सवाल आएगा आपके दिमाग में पहली घंटी बजनी चाहिए अवेयरनेस और नॉलेज की। यहां पर अगर नेचुरल एनवायरमेंट किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन को, रियल लाइफ एग्जांपल देकर, बिल्कुल सही, प्रोवाइडिंग द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड अ कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? अवेयरनेस है, नॉलेज है। जब तक आपके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं आएंगे, जब तक आपके पास उस कंटेक्स्ट के आसपास की सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, तो शायद आप उतना बेहतर तरीके से ये बात ना समझ पाएं कि नेचुरल एनवायरमेंट किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है टू दी एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, natural environment plays जो है significant role in environmental education by providing the real world example and context। exposure to nature allows students to observe ecosystem। जब तक आप स्टूडेंट्स को एक्सपोजर नहीं देंगे, जब तक आप स्टूडेंट्स को और ज्यादा एनवायरमेंट के करीब नहीं लेके जाएंगे, तब तक स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आएगा कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक उनके दिमाग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या सस्टेनेबिलिटी का ये जो चीज है, ये जो कंसेप्ट है, ये इनकलकेट नहीं होगा उनके दिमाग में, शायद उतना अच्छे तरीके से चीजें ना समझ में आए। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन HECI प्रपोज्ड इन दी NEP 2020? जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या मेन फोकस है एज पर NEP 2020? जी हाँ, ये जो है यूजीसी की एक तरीके से कहीं ना कहीं जगह लेना चाहता है, HECI, राइट, उसकी जगह पर आना चाहता है। और इसका मेन फोकस क्या है कि ये रेगुलेट कर सके। जी हाँ, ये बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, ये रेगुलेट कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके हायर एजुकेशन को, है ना। ये चलाना चाहता है अब हायर एजुकेशन को। जो यूजीसी था आज तक, उसका काम NEP 2020 के हिसाब से ये करना चाहता है। देखिए, proposed in the NEP with the primary purpose of regulating and coordinating higher education, HECI intended to replace the University Grant Commission। उसकी इच्छा है, इंटेंड है उसका कि वो उसको चेंज कर दे, एंड एम्स टू बी अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी वो बनकर निकले ओवरसीइंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अगर कोई पूछे आपसे कि यूजीसी को कौन बदलना चाहता है, कौन उसकी जगह पर आकर उसकी कुर्सी पर बैठना चाहता है, दैट इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। और ये चाहता है कि वो एक सिंगल बॉडी निकलकर सामने आए, और जब ये सिंगल बॉडी निकलकर सामने आएगा तो ये चाहेगा कि सारा का सारा कंट्रोल हायर एजुकेशन का ये अपने अंडर ले ले। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय विच डॉक्यूमेंट? मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच डिक्लेरेशन, या वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, बताएंगे सर। बिल्कुल सही, राइट आंसर्स आने चाहिए गाइस सभी के।
कोशिश सभी की बढ़िया होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है सर। यहां पर +2 सभी को मिलने चाहिए। बिल ऑफ राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं लिए गए थे। फंडामेंटल राइट्स आर अ वेरी व्हाट यू कैन से इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ। फंडामेंटल राइट enshrined in the Indian Constitution draw inspiration from various sources, historical document of principles of justice from around the world. प्राइमरी इन्फ्लुएंस बहुत सारी जगहों से था, लेकिन प्राइमरी इन्फ्लुएंस कहां से था उसका? फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट से। आपको पता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें पिक की हैं। तो उसमें से ये फंडामेंटल राइट है, जो कि बिल ऑफ राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कमेंट सेक्शन क्लास के बाद नीचे। ओके, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो ये सारी की इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे जरूर देना, राइट? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे जरूर देना। और इसके अलावा आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपका कैसा कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ जरूर साझा करना। सर ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस पूरी जर्नी में 6 महीने की। अब अगला एक स्लॉट आएगा जहां पर अगले कुछ बच्चे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो इस बार, और आप सभी लोग भर भर के पार्टी लेने आए हमसे, मुझसे। मैं तैयार हूं, राइट? तो ऑल द बेस्ट गाइज। अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरीके से प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहें। और मिलते हैं जल्दी कुछ नए सेशंस में। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, होमवर्क का सवाल क्या था, आंसर उसका जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, प्लेजर टीचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।